नमस्कार दोस्तों, नक्सलियों पर पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। बस्तर के कोंडा गांव में पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इनमें से एक 27 साल की महिला नक्सली भी थी। उधर नारायणपुर ज़िले में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लाख के इनामी के साथ साथ 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सुकमा में भरमार बंदूक समेत 2 नक्सली दबोचे गए। डीआरजी, आईटीबीपी, बीएसएफ कोंडागांव और कांकेर के सरहदी क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रही हैं और नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है। माना जा सकता है कि आने वाले समय में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ और तेज़ होगी। टकराव और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि घने जंगलों में सुरक्षा बलों के कैंप्स लग रहे हैं। हो सकता है कि नक्सली बदला लेने के लिए आने वाले दिनों में कोई बड़ी वारदात करें या कोई बड़ा हमला करें। ऐसा वो अपना प्रभाव कायम रखने के लिए गांव वालों के बीच अपना प्रभाव, अपना डर बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। बेकसूर आदिवासियों को नक्सली बताकर झूठा एनकाउंटर करने का आरोप उनके ऊपर लगता रहा है। वो सवालों के घेरे में रहे हैं। नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप ने तो एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने सुरक्षा बलों पर लगा दिया है। उनका कहना है कि पुलिस ओरछा और नारायणपुर ब्लॉक, नारायणपुर के ही विधायक हैं चंदन कश्यप, कांग्रेस के विधायक हैं। उनका कहना है कि इन दोनों ब्लॉक्स यानी ओरछा ब्लॉक और नारायणपुर ब्लॉक में पुलिस अक्सर आदिवासियों को उठाकर ले जाती है और उन्हें नक्सली बता देती है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है सुरक्षा बलों के ऊपर और इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये खुद एक कांग्रेसी विधायक ने लगाया है। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके अलावा चंदन कश्यप ने ये भी कहा कि सिलगेर में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। सुरक्षा बलों को सब्र से काम लेना चाहिए था। उनको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। गोली चलाना सही कदम नहीं है। 3 आदिवासियों की मौत से लोग आहत हैं, दुखी हैं, उनमें गुस्सा है सुरक्षा बलों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और ऐसे में चंदन कश्यप मांग करते हैं कि नक्सलियों की लिस्ट जारी होनी चाहिए। ये मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है कि सुरक्षा बल नक्सलियों की लिस्ट जारी करें ताकि ये पहचान हो सके कि जो पकड़ा गया है या जो मारा गया है वो नक्सली था या कोई मासूम आदिवासी था। तो सवाल है कि क्या भूपेश बघेल सरकार इस मसले को बंदूक के जोर पर ही सुलझाना चाहती है? दरअसल भूपेश बघेल सरकार अगले चुनाव से पहले बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करने की कोशिश में है। भले ही वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास करने की बात करें, लेकिन अब भी सरकार का जो एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए इस गंभीर मसले की ओर, वो ऐसा दिखता नहीं है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उसका रवैया कुछ और होता था। आपको याद होगा रमन सिंह सरकार के दौरान जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं बेला भाटिया, उनको धमकी मिली तो राहुल गांधी से लेकर भूपेश बघेल तक सब उनके समर्थन में खड़े हो गए। और जब सिलगेर की घटना हुई और बेला भाटिया ने वहां जाने की कोशिश की तो उनको बघेल सरकार ने ही रोक दिया, उनको नहीं जाने दिया। तो ये एक दोहरा रवैया है जिससे बात बनने वाली नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो संवाद करने की, बातचीत करने की बात कहा करती थी कि हम बात करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसी कोई पहल बघेल सरकार की तरफ से नहीं हुई। नक्सलवाद को टैकल करने के लिए जो अभी तक दिखाई पड़ा है उसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों ने ही मुख्य तौर पर सैन्य अभियान के जरिए ही इस समस्या को सुलझाने पर जोर दिया है। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा होगा।
और चुनाव होगा उससे पहले, जैसा कि हमने कहा, सरकार इस कोशिश में है कि बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए, या अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है तो एक बड़े हिस्से को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त करा लिया जाए। लेकिन इसे हासिल करने के लिए सरकार ने अगर आदिवासियों की ज़िंदगी, उनके जंगलों को होने वाले नुकसान की परवाह नहीं की तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है और कह सकते हैं कि भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि नक्सली इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर दमन होता है आदिवासियों का तो फ़ौरन नक्सली उनके समर्थन में, उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, जैसा कि वो करते रहे हैं। और ऐसे में सरकार की जो कोशिशें हैं वो विफल हो सकती हैं। दंडकारण्य में ऐसा देखा भी गया है कि जब आदिवासियों का सरकारी दमन होता है या हुआ है तो नक्सली उनके रक्षक के तौर पर सामने आ जाते हैं। करीब 10 साल पहले जब प्रशासन ने टाटा ग्रुप को एक स्टील प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था, तो उस समय जो गुस्सा भड़का था आदिवासियों में, उसको काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे जो युवा आदिवासी थे उनको इतना गुस्सा आया सरकार के खिलाफ, उनका गुस्सा इतना भड़का कि वो माओवादी सेना में शामिल हो गए और आज भी वो लौट नहीं पाए हैं। अब जबकि टाटा ने अपने प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, प्रोजेक्ट लगाने से मना कर दिया, छोड़ के चला गया, उसके बावजूद वो युवा वापस मेन स्ट्रीम में नहीं लौट पाए और अभी भी उनके कंधों पर राइफलें हैं, वो आज भी माओवादी सेना के सदस्य हैं। तो ये एक नुकसान होता है कि अगर आप वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की भावनाओं, उनकी मांगों को नज़रअंदाज करते हैं तो इसकी परिणति, इसका जो नतीजा है वो इस तरह से भी सामने आता है। और जो सॉल्यूशन है, जो समाधान है, वो फिर दूर हो जाता है आपसे और जो कोशिश अभी तक की जाती है या की गई है वो उस पर पानी फिर जाता है। दोस्तों, 2018 में जब मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, उस समय भी उन्होंने कहा था कि नक्सल समस्या से बंदूक के बल पर नहीं निपटा जा सकता और उन्होंने ये कहा था कि ठोस समाधान तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम लोगों को, प्रभावित लोगों और ख़ासकर आदिवासियों से बात करनी चाहिए। लेकिन सिलगेर में आंदोलन कर रहे आदिवासियों से बात करने की याद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 20 दिन बाद आई। 20 दिन लग गए उनको एक समिति बनाने में और वो समिति अब रवाना हुई है सिलगेर और वहाँ जाकर आदिवासियों से बात करेगी और स्थिति का जायज़ा लेने की कोशिश करेगी। जो आरोप है गांव वालों का कि जो मारे गए 3 लोग हैं वो आदिवासी थे, गांव वाले थे, बेकसूर थे, जबकि सुरक्षा बलों का कहना है कि वो नक्सली थे। तो इस बात की तहकीकात ये समिति करेगी। 9 सदस्यीय समिति है। देखना होगा कि इनका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है। लेकिन दोस्तों, बघेल सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि नक्सलियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है और जो प्रस्तावित है, जैसे कि मंशा जाहिर की है सरकार ने, उसमें बड़ा चैलेंज ये है कि ये अभियान कामयाबी से आगे भी बढ़े लेकिन आदिवासियों को खरोच ना आए। जो बेकसूर मासूम आदिवासी हैं उनको एक भी खरोच ना आए, तब तो इस अभियान को सफल कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये जो आरोप लगते हैं सुरक्षा बलों पर कि निर्दोष आदिवासियों को वो नक्सली बताकर मार देते हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये अभियान कभी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार सैन्य अभियान, विकास कार्य के साथ साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको भी शुरू करे। ताज्जुब की बात है कि सिलगेर में कोंटा विधानसभा सीट का एक ऐसा पोलिंग बूथ भी है जहां पर आज तक वोटिंग ही नहीं हुई। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि चुनाव आयोग के कागज़ों में पोलिंग बूथ नंबर 1 के तौर पर दर्ज सिलगेर
का ये बूथ एक ऐसा बूथ है जहां अब तक लोगों ने वोट नहीं डाला है। यहाँ के लोग राजनीति से दूर हैं, उनको शायद वोटिंग का मतलब तक नहीं पता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ नक्सलियों का खौफ है, नक्सलियों का प्रभाव है। वो पोल प्रोसेस में बाधा डालते हैं, होने नहीं देते हैं, चुनावों का बहिष्कार करते हैं और उनके डर से गांव वाले वोट डालने भी नहीं जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, गांव वाले हैं, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत जोड़ा जाए और कोशिश की जाए कि आने वाले चुनावों में वो वोट डालने के लिए आगे आएँ। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इलाके को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त किया जा सकेगा, और इसके लिए सुरक्षा बलों को अभियान, जो अपना सैन्य अभियान है, उसके साथ साथ विकास को भी तेज़ करना ज़रूरी होगा। लेकिन इसमें बेगुनाह आदिवासियों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, ये देखना भी एक चुनी हुई सरकार का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, और इसको निभाना उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए सुरक्षा बलों को क्या फ्री हैंड दिया जाना चाहिए? क्या नक्सली समस्या को लेकर बघेल सरकार का रवैया सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।